हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि टर्म्स के बारे में, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने कंबशन में। ठीक है, तो जब भी हम लोग कंबशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जब हम लोग हीट कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग कुछ टर्म है उसको हम लोग बराबर यूज करेंगे। तो उन्हीं टर्म का बेसिक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उस टर्म का मतलब क्या होता है। हालांकि ये सारा टर्म आप लोग अपने 12th में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ओके, जिसमें कि सबसे पहला टर्म क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? तो वैसा कंपोनेंट फ्यूल का जो जलने से पहले हमारे पास होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है द कंपोनेंट ऑफ फ्यूल दैट एग्जिस्ट बिफोर द कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हम जनरली उसको कहते हैं जो कंबशन से पहले हमारे पास होता है। तो जैसे मान लिया कार्बन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन में अगर देखिएगा तो रिएक्टेंट कौन सा है? रिएक्टेंट है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। यानी कि कंबशन होने से पहले जो फ्यूल का कंपोनेंट होता है कार्बन और ऑक्सीजन, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट। तो जब फ्यूल जल जाता है यानी कि बर्न हो जाता है, कंबशन जब उसका हो जाता है, तो उसके बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, जो हमको कंपोनेंट या सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारे लिए प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, तो द कंपोनेंट दैट एग्जिस्ट आफ्टर द कंबशन रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्योर सब्सटेंसेस। जनरली दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है हम लोग प्योर सब्सटेंस के तरह ही यहाँ पर ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? तो कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कंबशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि रैपिड ऑक्सीडेशन होता है कंबशन एलिमेंट्स का ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस विथ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। इसमें क्या होगा? जो भी हमारा फ्यूल है उसका रैपिड ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वह जलेगा और जलने के बाद हमको बहुत लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी देगा। इसीलिए कंबशन प्रक्रिया को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमको हीट मिल रहा हो। नेक्स्ट होता है इग्निशन टेम्परेचर। अब किसी भी फ्यूल को जब हमको कंबशन कराना होता है, चाहे किसी भी तरह का फ्यूल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमको उस पर्टिकुलर मिक्सचर को, जो फ्यूल का मिक्सचर होता है, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, उसको हमको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेकर के जाना होता है ताकि वहां पर जो है कंबशन शुरू हो सके। तो कंबशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है उसको एक पर्टिकुलर तापमान पर ले जाना होता है। तापमान पर हम कई तरह से ले जा सकते हैं, स्पार्क दे करके ले जा सकते हैं, अगल बगल हीट बढ़ा करके ले जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है उस तापमान को अटेंड करने का, ताकि उसमें जो है वो कंबशन का प्रक्रिया शुरू हो सके। तो जो मिनिमम तापमान होता है हर एक तरह के फ्यूल के लिए अलग अलग होता है, जिस पर वो कंबशन प्रक्रिया जो है बिगिन, यानी कि उसमें शुरुआत होना शुरू हो जाता है। उस तापमान को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये एक ऐसा मिनिमम तापमान होता है जिस पर अगर हम फ्यूल को लेकर के जाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा? फ्यूल में कंबशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। एक बार फिर से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हर एक फ्यूल का, हर एक अलग अलग तरह जितना भी फ्यूल है, सबका अपना अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये वह मिनिमम तापमान होता है किसी भी फ्यूल का जिसको अगर अटेन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर
उस टेम्परेचर को लेकर के आ जाया जाए उस फ्यूल के लिए, पर्टिकुलर फ्यूल के लिए, तो क्या होगा, वो फ्यूल जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाएगा, कंबशन होने लगेगा, यानी कि जलना शुरू हो जाएगा। तो वो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो वही कहता है द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन कैन नॉट इनिशिएट द कंबशन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्यूल को और ऑक्सीजन को अगर मिला दें तो उसमें कंबशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। द फ्यूल मस्ट बी ब्राउट टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर टू स्टार्ट द कंबशन। फ्यूल को उस तापमान पर लेकर के आना होगा जिस तापमान पर उसमें कंबशन प्रक्रिया शुरू हो सके। तो ये हर एक फ्यूल के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कुछ लॉज के बारे में, कुछ फिजिकल लॉज ऑफ कंबशन। ठीक है, इन्हीं सारे लॉज का हम लोग जनरली आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं जब हम लोग कंबशन से हीट एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे तब। कहीं कहीं पर हमको वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए, मास बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा, तो हम वहां पर इन्हीं फिजिकल लॉज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो फिजिकल लॉज है क्या क्या? सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है आइडियल गैस लॉ, और तीसरा है अवोगाड्रो लॉ। लगभग सभी लॉज आप लोग अपने प्रीवियस 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, उसी चीज को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कहता है किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में द मास इज कंजर्व्ड, यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा इक्वल टू होगा द प्रोडक्ट मास। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, दोनों तरफ जो मासेस है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड हमेशा सेम रहेगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड कहता है आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ क्या स्टेट करता है? तो ऑल द कंबशन इक्वेशन फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां पर आइडियल गैस लॉ ये कहता है कि कोई भी कंबशन प्रोसेस हो वो आइडियल गैस इक्वेशन को या जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, जहां पर P क्या होगा, प्रेशर, P क्या होगा, प्रेशर, V क्या होगा, मोलर वॉल्यूम, मीटर क्यूब पर किलो मोल। ठीक है, N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, RU क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना है 8314.3 जूल पर किलो मोल केल्विन, और T क्या है, टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई भी कंबशन प्रक्रिया हो रहा हो इस जनरल गैस इक्वेशन को वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट है अवोगाड्रो लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो मोलिकुलर मास है सभी परफेक्ट गैस का वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और यहां पर जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया गया है वो कितना है? प्रेशर है 101.325 किलो पास्कल, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री। ओके, तो यहां पर जो अवोगाड्रो लॉ दिया गया है वो ये कहता है कि कोई भी परफेक्ट गैस हो वो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और वो वॉल्यूम कितना होगा 22.41 मीटर क्यूब पर किलो मोल। तो इसका भी हम लोग कई बार इस्तेमाल करेंगे। तो यही 3 लॉज है जिसका हम लोग निरंतर आगे चल करके इस्तेमाल करते जाएंगे जब हमको कंबशन में कुछ कुछ कैलकुलेशन करना होगा, तब आगे हम लोग और भी इक्वेशंस को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बेसिक कंबशन रिएक्शन। तो यहां पर कुछ बेसिक कंबशन रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंबशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड फ्यूल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंबशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। देखो, कहा जाता है कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल यूजुअली कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है जो हमको एनर्जी देता है आफ्टर कंबशन। तो ये पाया गया है कि जितना भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल है
उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, यही 3 कंपोनेंट मिलकर के जनरली हमको क्या देता है, हमको हाई अमाउंट में एनर्जी देता है। और ये तीनों जलने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, तो कार्बन जल करके CO या CO2 बनता है, हाइड्रोजन जल करके H2O स्टीम बनता है, और सल्फर जलने के बाद SO2 बनता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम याद रखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो हमको एनर्जी देता है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर होता है। और भी कुछ हो सकता है उसमें हो, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर है। इसीलिए आगे भी जब हम एनालिसिस करेंगे, मिनिमम ऑक्सीजन निकालेंगे, तो वहां भी हम कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को ही लेकर के चलेंगे। इसीलिए यहां पर क्लेरिफाई कर दे रहे हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल होता है उसमें जो एनर्जी देता है वो ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर ही उसके अंदर होता है, जो जलने के बाद हमको हाई अमाउंट में हीट एनर्जी देता है। ठीक है, और कार्बन जलने के बाद क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड, ये भी याद रखेंगे। हाइड्रोजन जलने के बाद क्या देगा, H2O स्टीम देता है, और सल्फर जलने के बाद सल्फर ऑक्साइड हमको देगा। तो यहां पर उसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शन हम लोग यहां पर अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां पर क्या दे रहा है हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है तो इसको एक तरह से इनकम्प्लीट कंबशन कहा जाता है। माना जाता है कि कार्बन अभी तक पूरा नहीं जला है। कार्बन जो है पूरा तब जला हुआ माना जाएगा जब कार्बन जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब कार्बन जल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो कार्बन है वो पूरी तरह से नहीं जला है। ठीक, इसीलिए इसको क्या क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन। अब देखो यहां पर इक्वेशन हम बैलेंस कर दिए हैं। इधर देख सकते हो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन और 2 कार्बन। अब इसमें ये जो बैलेंस किया हुआ है ये एक्चुअली मोलर मास के, मोलर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है। जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वो मोलर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में या मोल्स के रिस्पेक्ट में बैलेंस्ड होता है। अब हमको इसको केजी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे हम लोग केजी का ही ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। तो करेंगे क्या, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है, देख लो पहले इसका मतलब जान लो। 2 मोल ऑफ C प्लस 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ CO। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 12th का चीज थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 मोल ऑफ C इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको तुम लोग और तरह से लिखते होगे, 2 वॉल्यूम ऑफ C प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ CO। ठीक है, इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम लोग यहां पर जनरली जब सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का बात करते हैं तो हम लोग को वॉल्यूम से ज्यादा केजी में इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मोल कार्बन का वजन कितना होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन का वजन होता है 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का वजन कितना होता है, 1 मोल ऑफ C कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ, लिखवा चुके हैं पहले भी। ठीक है, आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, वो सब 1 मोल का वजन है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। ठीक है, और 1 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो ही गया, 2 ही तो इसमें कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल का कितना वेट है, 12 ग्राम, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना वेट है, 16 ग्राम। अब क्या करेंगे, इसमें 2 मोल ऑफ कार्बन है, यानी कितना ग्राम हो गया, तो 2 गुने 12 ग्राम C प्लस
1 इंटू 16 ग्राम O2, सॉरी ऑक्सीजन ना है, O2 है तो 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, O2 है तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम O2, और ये कितना दे रहा है 2 इंटू एक कार्बन एक ऑक्सीजन 16 और 32 28 हो गया, तो 2 गुने 28 ग्राम ऑफ CO। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं 12 दूनी 24 ग्राम C प्लस 32 ग्राम O2, ये हो गया 8 और 8 16 के 6 हाथ में 1 2 4 1 5 56 ग्राम CO। अब देखो ग्राम ग्राम जो लेकर के चलेंगे ये जनरली ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा 0.024 केजी ऑफ C प्लस 0.032 O2, सॉरी 32 kg ऑफ O2, ये हो जाएगा 0.056 kg CO। ठीक है, अब देखो दोनों साइड अगर 1000 से इंटू कर दें वापस तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों साइड अगर हम 1000 से इंटू कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस ही रह जाएगा। तो ये हो गया 24 kg ऑफ C प्लस 32 kg ऑफ O2 गिव 56 kg ऑफ CO। ऐसा इसलिए बताएं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये तो ग्राम में यूनिट होता है, आप डायरेक्टली केजी में कैसे लिख दिए। तो ऐसे होता है, दोनों तरफ अगर 1000 से हम इंटू भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इधर और इधर बराबर होना चाहिए। तो 1000 से इधर भागा दिए, 1000 से उधर, सॉरी पहले ग्राम से कन्वर्ट करने के लिए केजी में 1000 से दोनों तरफ डिवाइड दिए, उसके बाद इससे नॉर्मल इसमें से पॉइंट हटाने के लिए दोनों तरफ 1000 से इंटू कर दिए। तो चीज क्या रह गया, सेम रह गया, बस यूनिट कन्वर्जन हो गया, ग्राम से केजी में आ गए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां पर हम लिखेंगे 1 kg ऑफ C प्लस 32/24 kg ऑफ O2 गिव राइज टू 56/24 kg ऑफ CO। अब इसको हम लोग यहां पर काटेंगे, जब इसको काटिएगा तो आपके पास क्या आएगा 8 चौको 32 8 तिहाई 24, ठीक है 8 तिहाई 24 और 7 8 56, यानी कि 1 kg कार्बन जलाने के लिए आपको 4/3 kg ऑक्सीजन चाहिए, जो जलने के बाद 7/3 kg आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। इसका यही मतलब हुआ, समझ गए। तो इतना डिटेल में बस इसलिए एक रिएक्शन को हम बताए हैं ताकि आप समझ सकें कि यहाँ से यहाँ कैसे आया। इसको एक बार अपने से जरूर प्रैक्टिस कर करके समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमारा बेस है। जब हम आगे बढ़ेंगे और मिनिमम ऑक्सीजन सप्लाई कैलकुलेशन करेंगे, जब उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो यही हमारा बेस है। ठीक है, क्योंकि हमको कार्बन जलाना है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में, हाइड्रोजन जलाना है और सल्फर जलाना है। तो हमको पता होना चाहिए कि 1 kg कार्बन कितना kg ऑक्सीजन चाहिए उसको, ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड दे सके। ठीक है, तो ये चीज जो है हमको अंतिम में जरूरत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताए हैं। अब हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में चलेंगे डायरेक्टली। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो C प्लस O2 CO2 सेकेंड जो मेरा रिएक्शन है जो कंप्लीट कंबशन के कैटेगरी में आता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 मोल C प्लस 1 मोल O2 गिव राइज टू 1 मोल CO2। डायरेक्टली अब इसको इंटू कर देंगे, 1 इंटू कार्बन का कितना होता है 12, सीधा इसको केजी लिख रहे हैं C प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन O2 का कितना होता है 32, सीधा केजी लिख रहे हैं 32 O2
और 1 इंटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, सीधा केजी लिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर इसको कर देंगे 1 kg ऑफ C प्लस 32/12 kg ऑफ O2 और ये हो गया 44/12 kg ऑफ CO2। ठीक है, 44/12 kg ऑफ CO2। अब काटिए, 4 से 12 8, ठीक है, 4 से 11 बार में और 4 से 3 बार में। तो यहाँ पर फाइनली हम लिख सकते हैं, देखो इसका फाइनल इक्वेशन हम इधर लिख दे रहे हैं रेड पेन से ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे। तो हम कह सकते हैं कि 1 kg कार्बन में जब हम 8/3 kg ऑक्सीजन डालेंगे तो जो जल करके हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो 11/3 kg O2 हमको मिलेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है वो स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो फाइनल स्टेटमेंट होता है। समझ गए स्टूडेंट? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कार्बन का हम दोनों प्रोडक्ट में डील कर लिए। पहला में जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और दूसरा कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इन दोनों को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जब जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बात किए थे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ये कंप्लीट नहीं जलता है तब बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी जल करके कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली उसको बनाना है। तो यहां पर अगर हम केजी वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, और इसका फाइनल हम लोग स्टेटमेंट ले, फाइनल स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो 2 मोल है CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कितना से 28 होता है उसका। ठीक है, मोलिकुलर मास 28 ग्राम, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड केजी, डायरेक्ट केजी में लिख दे रहे हैं हम। CO प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन 32 kg O2, 2 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड 44 kg CO2। ठीक है, तो एक का हम एग्जाम्पल अच्छे से दे दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5 56 kg CO प्लस 32 kg O2 इज इक्वल टू 2 गुने 44 kg CO2। ओके, अब इसमें हमको क्या निकालना है 1 kg CO, 1 kg CO प्लस 32 बटा कितना हो जाएगा 56 kg O2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 गुने 44 बटा में 56 kg CO2। ठीक है, अब यहाँ पर काटेंगे, 7 8 जा 56 और 8 चौको 32। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 1 5, 2 8 16 28, 4 से कट जाएगा 11 बार में 44 और 7 चौको 28। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि 1 kg कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए हमको 4/7 kg ऑक्सीजन चाहिए, जो जलने के बाद हमको 11/7 kg CO2 देगा। कितना देगा 11/7 kg CO2 देगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट एक आ गया जो हमको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, यानी कि बर्निंग ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो इसको हम सीधा लिख दे रहे हैं 1 इंटू सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32 प्लस 32 kg में सीधा सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, तो 32 kg सीधा लिख दे रहे हैं। ठीक है, और 1 इंटू
सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है, निकालिएगा आप। ठीक है, 64 होता है। ठीक है, कैसे? तो सल्फर का 32 और O2 का 32 दूना 64 SO2। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 1 kg ऑफ सल्फर प्लस, सॉरी यहाँ तो ऑक्सीजन लिखना ही भूल गए जी, 32 kg ऑक्सीजन। यहाँ भी लिख सकते हैं 1 kg ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 64/32 kg ऑफ SO2। और ये जब कटेगा फाइनली तो 32 दूना 64, यानी कि जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा वो आएगा कि 1 kg सल्फर में जब हम 1 kg ऑक्सीजन देंगे तो हमको 2 kg SO2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाओगे फाइनल स्टेटमेंट में, तब भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। 1 kg 1 kg 2 kg, 4/7 प्लस 1 11/7। ठीक है, यहाँ देखेंगे 1 प्लस 4/3 60/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 1 प्लस 8/3 11/3 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमेशा आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल के केस में हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है, जिसमें कि अभी हम लोग कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में हम लोग जला करके देख चुके हैं कि कितना ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ केजी। ओके, तो हम लोग इसका इंड स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखेंगे। जब हम फाइनली मिनिमम ऑक्सीजन का कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आपको ये एक्सप्रेशन याद रखने का जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पर हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे, और जब हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे तब हम लोग हाइड्रोजन का भी वहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।